हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में द मोस्ट अवेटेड टॉपिक यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो जो यार ग्रुप्स वाइज टेस्ट थे जितने भी वो हम लोगों ने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में कंप्लीट कर लिए, यानी कि चैप्टर के साथ साथ किए। जैसे अल्कोहल में हम लोगों ने लुकास टेस्ट किया था, विक्टर में टेस्ट किया था, एल्डिहाइड कीटोन में हमने फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक सोल्यूशन, टॉलरेंस रेजेंट, शिफ्ट टेस्ट सारे कर लिए थे। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के Na2CO3 के साथ NaSCO3 के साथ टेस्ट और कैकोडाइल टेस्ट वगैरह हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में किए थे। कार्बेलेमिन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, वो सारे वहाँ हो चुके हैं। अब हम लोग जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं, और उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह का एस्टिमेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आराम से सुनना, बैठ के आराम से लिखने की कोशिश आज कम करना। नोट्स मैं भेज दूंगा, नोट्स वहीं से लिखना, क्योंकि थोड़ा तेजी से ख़त्म कर दे, नहीं तो इस लेक्चर को भी 2 लेक्चर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्री नॉर्मल तरीके से भी इसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के सवाल लग जाते हैं। ठीक है, जो नहीं होते हैं उन्हें हम लोग कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो नोट्स हमें वहीं पे मिलना है अपनी dextercam.in वेबसाइट पे। तुम लोगों के लिए रिवीजन कोर्स भी आ रहा है, तो उसे भी जाके देखना जरूर है। और वहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक भी करेंगे नए तरीके से, और PYQ सेशंस भी उसी में होंगे अब। ठीक है, तो बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। लिख के रख लिया, क्योंकि लिख के नहीं लाता तो यार बहुत टाइम लगता। अब लास्ट टाइम बचा है, ज़्यादा लिखने का स्कोप रहा नहीं है ना। तो रिवीजन कोर्स में भी ज़्यादातर थ्योरी लिखी हुई ही मिलेगी, मैं लिखूंगा नहीं उसमें कुछ ज़्यादा कुछ, बस 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर होगा। और उसका PYQ सेशंस में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वो चाहे जितने लंबे हो जाए उन्हें तो पूरा ही डिस्कस करेंगे, चाहे वो 1 घंटे चले, 40 मिनट में हो जाए, 2 घंटे चले, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें ग्रुप डिटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप डिटेक्शन करते हैं। ग्रुप डिटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस कर रहे हैं, तो अगर हमें ये पता लग जाए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारा। तो सबसे ज़रूरी बात जो रह जाती है हमारे दिमाग में आती है कि सबसे पहले हमें किसकी एनालिसिस करनी है? सबसे पहले हमें एनालिसिस करनी है फंक्शनल ग्रुप की। कि अगर फंक्शनल ग्रुप सही है तो पता लग गया, तो फिर आधी कहानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब फंक्शनल ग्रुप की एनालिसिस करोगे तो हमें एलिमेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। कि मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH होगा, एमाइड है तो CONH2 होगा, सल्फोनिक एसिड है तो S भी होगा, है ना। तो इस तरह से हमें देखने हैं। या अमीनो एसिड है तो उसमें N और C दोनों होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। इन जनरल कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर द मेन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो सबको पता ही है। इन एडिशन टू दीज कंपाउंड दे कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस और हेलोजेंस। ठीक, एंड हेलोजेंस और लिख देते हैं, एंड हेलोजेंस। ठीक, तो ये कंपाउंड होते हैं मेनली। ठीक, अब हम एक एक करके सबका डिटेक्शन पढ़ेंगे। आसानी से बात समझ में आएगी, तसल्ली से सुनो बैठ के, बिल्कुल नोट्स हाथ में ले लो अगर, तो बढ़िया रहेगा। पहले डाउनलोड कर लो और इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, डिटेक्शन। और ये बहुत मोस्ट अवेटेड टॉपिक था, लोगों को लग रहा था इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे। भाई एक क्वेश्चन आएगा जो स्टोइशियोमेट्री से भी लग जाएगा, और मैं सवाल भी लगा के दिखाऊंगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत कतई भी नहीं है। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय, कैसे डिटेक्ट करते हैं? हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। कॉपर डाइऑक्साइड नहीं, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO के साथ हीट करते हैं। CuO होने से क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो CuO को रिड्यूस कर देता है कॉपर में, और खुद बन जाता है CO2। जो CO2 बनी है वो लाइम वाटर को क्या कर देगी? मिल्की, हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। और जो हाइड्रोजन है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना देता है वाटर। वाटर क्या होता है? वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट कलर का था उसे कन्वर्ट कर देता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विट्रियोल में, उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो वहां से ये बात पता चल जाती है। तो ये जो कलर आया यहाँ पे कैसा आएगा? यहाँ पे मिल्कीनेस आएगी। ये क्या आएगा? मिल्की हो जाएगा ये। ठीक, और जो ब्लू विट्रियोल बन जाएगा हमारा किसका? कॉपर सल्फेट से। जब वाटर की रिएक्शन होगी तो ब्लू विट्रियोल बन जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कॉन्सिक्वेंसेस, तो हम ये जान लेंगे कि क्या है कंपाउंड में, कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या किया? जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसे हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराया। जो CO2 निकली वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलेगी फिर से यहाँ पे भी, और वो लाइम वाटर को क्या कर देगी? मिल्की कर देगी। और जो हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर को डिटेक्ट करने का तरीका पी नहीं सकते हम उसे, तो हम क्या करेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डाल के उसे ब्लू विट्रियोल बना लेंगे, या एनहाइड्रस FeSO4 में डाल के हम उसे ग्रीन विट्रियोल बना लेंगे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं जैसा तुम्हारा दिल करे। अब डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन हो गए।
अदर एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए अदर एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हेलोजन एंड सल्फर। अगर ये कंपाउंड में प्रेजेंट है तो इनके लिए जो टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं लेसिग्ने टेस्ट। क्या कहते हैं? लेसिग्ने टेस्ट कहते हैं। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। क्या कर रहे हैं? जो पहले कंपाउंड में जब ये एलिमेंट थे तो कोवेलेंटली बॉन्डेड थे, तो हमने इन्हें क्या किया कि सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करके इन्हें आयनिक कंपाउंड बना लिया, क्योंकि आयंस का टेस्ट करना ज़्यादा इजी है रादर देन कोवेलेंट के। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? बताओ भाई कि आयंस का टेस्ट करना ज़्यादा इजी है रादर देन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को टेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है भाई, उसे तो टेस्ट कर ही नहीं सकते हम लोग, बड़ी दिक्कत आएगी हमें। तो हम क्या करेंगे कि जो भी कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स थे जिनका हम डिटेक्शन करना चाहते थे उन्हें हमने सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करा के क्या बना लिया? उनका आयनिक फॉर्म बना लिया। तो जैसे अगर कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन है तो सोडियम के साथ ट्रीट करके NaCN बन जाएगा, सल्फर होगा तो Na2S बन जाएगा, हेलोजन होगा तो NaX बन जाएगा, XCl होंगे, F तो हम लोग लेने से रहे। ठीक, अब क्या करते हैं? साइनाइड, सल्फाइड एंड हैलाइड ऑफ सोडियम सो फॉर्म ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर। जो भी बना उसे डिस्टिल्ड वाटर से हम एक्वा सोल्यूशन बना लेंगे तो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या? डिस्टिल्ड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या है, कि सोडियम के साथ जो फ्यूज किया था उसे हम एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं और डिस्टिल्ड वाटर से धो लेते हैं। ठीक है, तो उसे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन की। स्ट्रेट अवे नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में क्या होगा? NaCN होगा। जो NaCN है वो किससे रिएक्ट करेगा? NaCN FeSO4 से रिएक्ट करके Na4FeCN6 बना देगा। Na4FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड बना देगा। तो और जो NaCN बना वो FeSO4 से कैसे रिएक्ट करा? FeSO4 से रिएक्ट करके क्या बना रहा? सोडियम फेरोसाइनाइड बना दिया। और जो FeSO4 था, क्योंकि हमने H2SO4 के साथ इसे हीट भी करेंगे साथ साथ, जिससे क्या बन जाए? Fe+3 में भी चला जाए। तो हम क्या करते हैं? NaCN जो आया उसे FeSO4 और H2SO4 के साथ हीट करते हैं। क्या करते हैं? FeSO4 और H2SO4 के साथ हीट करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो उससे Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाता। अब जो Fe2+ जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? Fe2+ कन्वर्ट हो गया Fe3+ में। ये बात देखो भाई ध्यान से, इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी कि Fe2+ में कन्वर्ट हो गया किस में? Fe3+ में। और Fe3+ जब फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करता है तो फेरोसाइनाइड बना देता है, जिसे हम प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं। प्रूशियन ब्लू एक स्पेशल टाइप का कलर होता है जो आ जाता है। तो फेरोसाइनाइड का जो कलर आएगा Fe4FeCN6। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में भी हम लोगों ने इसे लिखा है, ऑर्गेनिक में भी लिख दिया, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना। तुम देखोगे रिएक्शन ज़्यादातर नई यूज़ नहीं हो रही हैं, ज़्यादातर रिएक्शन यूज़ नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ें पुरानी ही हैं जो हम सॉल्ट एनालिसिस में कर चुके हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो फोबिया था ना कि सर POC कब कराओगे, लो यार POC कराएंगे। POC करने के लिए सारी केमिस्ट्री आनी चाहिए ना, तब POC कर पाओगे ना। तो उसके लिए सॉल्ट पढ़ाना जरूरी था। अब सॉल्ट तो सॉल्ट है, देख रहे हो 5 लेक्चर हो गए हैं सॉल्ट के, तो 5 लेक्चर में सॉल्ट हो पाया कंप्लीट, तो टाइम तो लेगा ही ना भाई अपना, है कि नहीं। तो अब बात करते हैं किसकी? टेस्ट ऑफ सल्फर की। टेस्ट ऑफ सल्फर कहेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो था उसे हम एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट के साथ एसिटिक एसिड से वॉश करते हैं और एसिडिफाई कर देते हैं और उसमें लेड एसीटेट ऐड कर देते हैं। जब लेड एसीटेट ऐड कर दिया तो PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा अगर सल्फर प्रेजेंट होगा। अगर सल्फाइड प्रेजेंट है तो वो H2- के फॉर्म में होगा। अब याद करो जब तुमने सल्फाइड आयन का टेस्ट करा था सॉल्ट एनालिसिस में, देखो फिर से रिलेट करने की कोशिश करो तो जिंदगी आसान रहेगी। कि तुमने जब सल्फाइड आयन का टेस्ट किया था सॉल्ट एनालिसिस में तो उसमें लेड एसीटेट से मॉइस्ट पेपर को टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले गए थे और हमने उसे पेपर को पलट के देखा था तो वो काला हो गया था, याद आ रहा है। तो लेड का जो क्या आ जाएगा? लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएगा अगर हमने लेड एसीटेट बना लिया और उसमें अगर सल्फर हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, तो वो सल्फाइड Pb2+ से रिएक्शन करके क्या बना देगा? PbS बना देगा ब्लैक कलर का। ठीक, इसी तरह से तुमने सोडियम नाइट्रोपोसाइड वाला टेस्ट भी पढ़ रखा है कि Na2S की रिएक्शन अगर सोडियम नाइट्रोपोसाइड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Na4FeCN5NOS सोडियम नाइट्रोपोसाइड। ठीक, अगर अब ऐसा हो कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में प्रेजेंट हो, ऊपर वाले दोनों टेस्ट कहते थे कि केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट हो केवल सल्फर प्रेजेंट हो, तो क्या होगा?
अब हम बात कर रहे हैं कि जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हुए और ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, तो कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन तो कुछ थायोसाइनेट जैसे बनने की बू आ रही है कि थायोसाइनेट बन जाएगा। तो थायोसाइनेट बनेगा, और वो थायोसाइनेट हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस में लिखा कि जैसे ही Fe3+ मिलेगा, ठीक, वैसे ही वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ब्लड रेड बना देगा, और कोई प्रूशियन ब्लू कलर नहीं आएगा और कोई साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो सीधे क्या आ जाएगा, ब्लड रेड कलर आ जाएगा। तो देखो NaCNS लिखा तो NaSCN बन गया, और SCN क्या करता है, Fe3+ के साथ ब्लड रेड कलरेशन देता है। ठीक, अब if the sodium fusion is carried out with excess sodium, the thiocyanate decomposes yield cyanide and sulfur. These and gives their usual test. अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम ज़्यादा यूज़ कर लिया गया अगर, ठीक, सोडियम फ्यूजन को हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो NaCN और Na2S में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर NaSCN नहीं रहेगा। तो मैं लगा नहीं बन रहा, ज़्यादा डाल देते, लो ज़्यादा डालने से हो जाएगा गड़बड़ मामला। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। अब टेस्ट फॉर हेलोजेंस की बात कर लेते हैं। टेस्ट फॉर हेलोजेंस में क्या होगा कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था, उसमें क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। NaX मतलब NaCl, NaBr या NaI, और NaX, NaCl और NaBr को और NaI को टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, AgNO3 डाल दो। AgNO3 डालोगे, AgX का प्रेसिपिटेट आ जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। अब अगर AgCl का प्रेसिपिटेट होगा तो कैसा होगा, तो वो वाइट कलर का होगा जो NH4OH में सॉल्युबल हो जाएगा। अगर AgBr का होगा तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा और पेल येलो कलर का होगा, और AgI होगा तो ब्राइट येलो होगा और कैसा होगा, NH4OH में इनसॉल्युबल होगा। ये तीनों बातें तुम्हें पता थी या नहीं पता थी, बताओ। कुछ नया लग रहा है, कोई कठिन लग रही बात तो मैं रुक जाऊंगा। बिल्कुल कठिन है ही नहीं, लगे कैसे यार, कठिन लगने के लिए तो कुछ होना भी तो चाहिए कठिन जैसा। 25-30 मिनट का टॉपिक है, उसके लिए तुम इतना परेशान थे। चलो, बहुत लोगों ने कमेंट किया, मेरे को लगता है 100 से ज़्यादा कमेंट केवल इस बात के थे कि सर POC कब करोगे। ठीक, तो ठीक है, POC आ गई, लोग मजे करो POC के साथ अब। ठीक, अब आगे बात करते हैं। इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट वर्ल्ड विद नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज साइनाइड एंड सल्फाइड आयन, ठीक, ऑफ सोडियम फ्रॉम फॉर्म ड्यूरिंग लेसिग्नेट टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन और सल्फर को हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से ट्रीट करा के उन्हें ऑक्सीडाइज कर देंगे, जिससे कि वो इंटरफेयर ना करें किसके साथ, AgNO3 के साथ। अगर सल्फाइड हो गया तो Ag2S प्रेसिपिटेट करा देगा, वो Cl- को प्रेसिपिटेट होने ही नहीं देगा। ठीक, और साइनाइड होगा तो AgCN बन जाएगा, तो वो Cl- के साथ कंडीशन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉयल कराते हैं, और बॉयल कराने से उन्हें ऑक्सीडाइज कर देंगे जो लेसिग्नेट टेस्ट में बने थे, जिससे कि AgNO3 के साथ कोई भी इंटरफेरेंस ना आए। ये बात पता थी कि नहीं पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर बात आती है टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। अभी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं भाई लोग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे भी आएंगे हम लोग, लेकिन ठीक है, करते हैं बात। देखो क्या कर रहा है, द कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2O2। Na2O2 यानी कि सोडियम परऑक्साइड के साथ ऐसे हीट किया, जो फॉस्फोरस थी उसे कन्वर्ट कर लिया फॉस्फेट में, फॉस्फोरस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, फॉस्फेट में। द सोल्यूशन इज बॉइल्ड विद HNO3 के साथ बॉइल किया, देन ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट से उसे क्या किया, हीट किया। as yellow coloration or precipitate indicated the presence of phosphorus। तो येलो प्रेसिपिटेट अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का था, ये हम जानते हैं, फॉस्फेट के टेस्ट में हमने ये लिखा था। तो जो फॉस्फोरस थी उसे Na2O2 से क्या किया, ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, फॉस्फेट बना दिया, और फॉस्फेट को HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करके येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लिया। क्या Na3PO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करके H3PO4 बन गया, और H3PO4 की रिएक्शन अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ हुई तो अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बन गया। देखो, और ये कैसे कलर का था, ये येलो कलर का था, ये येलो कलर का था, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। ठीक, तो ये बन गया, खत्म हो गई कहानी। अब बात करते हैं, ये तो हो गई थी सॉल्ट एनालिसिस जैसी बात। तो देखो 3 ही 4 एलिमेंट थे, ज़्यादा नहीं थे, तो ज़्यादा रेडिकल होते तो हम ज़्यादा समय लगाते, इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके जो सवाल आते हैं POC के, वो जनरली न्यूमेरिकल वाले आते हैं, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी 2-3 देख लेंगे, जिससे तुम्हें बिल्कुल फोबिया POC का निकल जाए तुम्हारे दिमाग से। ठीक है, तो हम क्या करें, क्वान्टिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस करना है, तो इसमें एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और
किससे, हाइड्रोजन का हम करते हैं लीविग्स कंबशन मेथड से। लीविग्स कंबशन मेथड में क्या करते हैं, जो हमने ऊपर किया था कि कार्बन और हाइड्रोजन को CuO के साथ ट्रीट करा के CO2 और H2O निकालेंगे। तो जब हम या तो ये कर लें या फिर हम ये कहें कि अगर कोई CXHY का कंपाउंड है उसे हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दें तो CO2 और वाटर निकलेगा। तो परसेंटेज निकाल देंगे इडियोमेट्रिक तरीके से। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे कि कार्बन का मोलर मास कितना है 12 और CO2 जो निकल रही है कंपाउंड उसका कितना है 44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सीधा ऐसे ही हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। तो हाइड्रोजन का हो गया H2 का हो गया 2 और वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मेंस में बहुत बार सवाल इसके पूछे गए हैं, जेई मेंस में बहुत बार सवाल आया है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, पता थे ये फॉर्मूले या नहीं पता थे बताइए। बहुत छोटा लेक्चर है ना ये, तो मतलब मेरे को लग रहा था कि चाइल्ड्स प्ले टाइप था, फिर भी चलो कर लेते हैं। अब एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के दो तरीके हैं, कौन कौन से, पहला है ड्यूमास मेथड और दूसरा है जेल्डाल। खजेल्डाल मत पढ़ लेना, ये जेल्डाल है ना, जेल्डास मेथड। ठीक, अब ड्यूमा मेथड क्या है, ड्यूमा मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड स्ट्रांगली। अगर हम कॉपर ऑक्साइड के साथ स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, कॉपर से रिड्यूस होकर क्या बना देंगे, ये कॉपर है यार, है ना, Cu है, कॉपर सिलेक्शन करके N2 प्रोड्यूस करेंगे। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो या फिर ऐसा कोई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो, उससे भी काम चल जाएगा। दीज गैसेस, जो भी गैस में नहीं है, पास थ्रू अ नाइट्रोमीटर कंटेनिंग 30% KOH सोल्यूशन। CO2 एंड SO2 विल बी एब्जॉर्ब। KOH है वो क्या है, बेस है, तो एसिडिक गैसेस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टीम कंडेंसेस, स्टीम कंडेंस हो जाएगी एंड नाइट्रोजन इज कलेक्टेड बाई रिवर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ KOH सोल्यूशन। तो KOH में नीचे से ट्यूब डाल देंगे, इस तरह से ऐसे होता है ना, नीचे यहाँ से KOH ऐसे ट्यूब रख देंगे, यहाँ से इसमें लगा के N2 यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक, तो KOH से N2 ऊपर आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28/22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP कंडीशन इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, सिंपल सी बात है। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा तरीका है जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बैक टाइट्रेशन वगैरह करने पड़ते हैं। इसका क्वेश्चन भी लिया, हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अमोनियम कन्वर्टेड कर लिया बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स विच इन टर्न्स एब्जॉर्ब बाई V1 ml ऑफ N1H2SO4। तो N फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराया तो अमोनियम सल्फेट बन गया। अब जो अमोनियम सल्फेट बना उसमें कुछ एक्सेस में एसिड रह गया होगा, तो उसे क्या किया, NOH के साथ ट्राइट्रेट करके फिर लिबरेटेड अमोनिया निकाल ली। तो हमने मान लिया कि लेट W बी द वेट ऑफ सब्सटेंस, VCC ऑफ N एसिड is required to neutralize ammonia evolve। तो VCC of N acid is equals to VCC of N ammonia। ठीक, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मिल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिल इक्विवेलेंस ऑफ बेस। तो 100 cc ऑफ 1 मोलर अमोनिया इज 1 नॉर्मल अमोनिया, मोलर अमोनिया 70 ग्राम ऑफ अमोनिया या 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो VCC ऑफ N अमोनिया इज 14/1000 इंटू V इंटू N, यानी कि 0.014 NV ग्राम्स। NVG मतलब NV ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी वेट ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस, यही तो कर रहे थे। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 14 इंटू NV/W। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर दोज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग। अब अगर कोई नाइट्रोजन गैस निकाल देगा तो अमोनिया नहीं बन पाएगी हीट करने से, तो हीट करने से अमोनिया बननी चाहिए, नाइट्रोजन नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन रिंग में हो, नाइट्रो कंपाउंड हो या एजो कंपाउंड हो, वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन रिंग में हो, नाइट्रो कंपाउंड हो या एजो कंपाउंड हो, उन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन की। एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन कैरियस मेथड से करते हैं। अब सारे कैरियस मेथड ही हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो Ag हमने बनाया था, क्या कंपाउंड में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से क्या बना लिया था हम लोगों ने बनाया था क्या, NaX और NaX को AgNO3 से पास कर दिया था, तो AgCl प्रेसिपिटेट करा लिया था। ठीक, तो क्या करा था, कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन इज हीटेड विद फ्यूमिंग HNO3 इन ए सील ट्यूब, कैरियस ट्यूब कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O। तो जो हेलोजन रिएक्ट विद AgNO3 टू प्रेसिपिटेट AgX।
तो परसेंटेज ऑफ अलग अलग हैलोजन निकालने के लिए अलग अलग हमें रखना पड़ेगा मोलर मास। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा 35.5 अपॉन 143.5, ये क्या है मास ऑफ AgCl, मास ऑफ AgBr एंड मास ऑफ AgI, ये तीनों, ठीक है। तो मास ऑफ AgCl फॉर्म, ये तो मोलर मास है, और कितने मोल्स आ गए, सिंपल है, अगर तुम नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री करोगे तब भी कर दोगे। और मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, ये हो गया 80/188 मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, और ये हो गया 127 अपॉन 135 मास ऑफ AgI अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इनटू 100। तो ये सिंपल फॉर्मूले, इन्हें तो मिनट से पहले भी खत्म कर देना चाहिए। इसी तरह से सल्फर को क्या करेंगे, सल्फर के एस्टिमेशन के लिए जो सल्फर था उसे HNO3 से किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, H2SO4 से, और H2SO4 की रिएक्शन करा देंगे BaCl2 से, क्योंकि BaCl2 क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो BaCl2 को प्रेसिपिटेट करा लिया, BaCl2 से रिएक्शन करा के, सॉरी, BaSO4 को प्रेसिपिटेट कराया, माय बैड, मैंने गलती से बोल दिया, इतना ही मत देखना है ना, पूरी बात सुना करो, ठीक। तो BaSO4 और HCl बन गया, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या आ गया 22/233, ये 233 क्या है, बेरियम सल्फेट का मास है। तो मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इनटू 100। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस के लिए क्या करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फास्फोरस बहुत कम पूछा जाता है कैरियस मेथड फास्फोरस के साथ, मेन हैलोजेंस के साथ ही पूछा जाता है। तो फास्फोरस के लिए क्या करेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस इज हीटेड विद फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3 से हीट करेंगे तो फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इट इज प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मतलब MgNH4PO4, ठीक, बाय एडिंग ऑफ मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर में क्या है, ये भाई इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है, मैग्नीशियम मिक्सचर इज MgSO4 प्लस NH4OH प्लस NH4Cl। द मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इज वॉश्ड, ड्राइड एंड इग्नाइट when it is converted to magnesium pyrophosphate। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट हम लोग हीटिंग इफेक्ट करेंगे अभी रिवीजन वाली क्लासेस में, वहाँ पे देख लेंगे कि MgNH4PO4 को जब हीट करते हैं तो Mg2P2O7 और 2 अमोनिया प्लस H2O बनता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इज 62/222 इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 डिवाइड बाई मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इंटू 100 कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, थ्योरी वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग 2-3 सवाल लगा लेते हैं और जय श्री राम बोल के निकल लेंगे, जय श्री राम मतलब ऑल द बेस्ट बोल के, ठीक है ना, ठीक, क्या करूँ निकल जाता मुझसे। अब कोई बुरी बात भी नहीं है वैसे निकलना, है कि नहीं, कितने लोग मेरे फेवर में, यार वो प्रैक्टिस है मेरी, मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलता हूँ कि भगवान का नाम लेके छोड़ दो, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव 0.495 ग्राम्स ऑफ CO2 एंड 0.2025 ग्राम्स ऑफ H2O। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। तो बिल्कुल सब सिंपल है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ CO2 हमें कितना दिया हुआ है 0.495 ग्राम्स, और वेट ऑफ हमें दिया हुआ है H2O इज 0.2025 ग्राम्स। तो भैया सवाल लगा देते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन का सीधे फॉर्मूला रखो, क्या आ जाएगा 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25। तो इससे आ जाएगा कितना इंटू 100 करोगे तो इसे सॉल्व कर देना, सॉल्व तो कर ही लोगे यार अब आसानी से, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है सॉल्व करने के लिए। अगर थोड़ी मदद कर दूँ तुम्हारी तो देखो ये यहाँ से 0 से 0 गया, ये काट दो इसे तो ये 0.4 आ गया, इससे ये काट दोगे तो 11 आ जाएगा, और एक यहाँ पर डेसिमल लगा देना तो 0.1 आ गया। तो 1.2 इंटू 495 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो ये 49 से बड़ा नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा 54.55%। सीधा आंसर, कोई लफड़ेबाजी की जरूरत नहीं है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2/18 इंटू 0.2025 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 100। जब इसे सॉल्व कर दोगे तो 9.09% आ जाएगा, काम खत्म हुआ है और सीधे सीधे आंसर आ गया। इतना जरा सवाल था, और इसके लिए हम लोग मेंस का सवाल ये आए तो हमेशा करना बनता है, इस सवाल को छोड़ना नहीं बनता है ना। इस सवाल को छोड़ने का मतलब है यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 0.69 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर हीटिंग विद concentrated H2SO4 was distilled with excess of NaOH. The ammonia liberated was passed in 100 cc of NaCl. ठीक, HCl में पास कर दिया. अब the excess of acid neutralized with 80 cc of ammonia या 80 ml of N मतलब 1 mole normal NaOH. Calculate the percentage of nitrogen in the compound. ठीक है, तो अब इस सवाल को बैक टाइट्रेशन की तरह करेंगे. तो जो एक्सेस में एसिड था वो कितना था? तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितने थे? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स कितने थे? एसिड यानी कि HCl के कितने थे? 100 इंटू 1 यानी कि 100 थे. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आ गए भाई? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आ गए 80 इंटू 1 यानी कि 80. तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl used in neutralizing अमोनिया विल बी इक्वल टू टोटल 100 में से 80 तो NaOH नहीं खा लिए, तो बचे कितने? 20. ठीक, 20 मिली इक्विवेलेंट्स बचे किसके? ऑफ अमोनिया. ठीक, 20 मिली इक्विवेलेंट्स किसके बचे? अमोनिया के बचे. इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये बात समझ में आ रही है आसानी से? ठीक, तो मेथड कौन सा है? मेथड है हमारे पास ज़ेल्डाल मेथड. मेथड यूज्ड इज व्हाट? ज़ेल्डाल मेथड्स. ज़ेल्डाल मेथड है तो उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू NV अपॉन W. तो 1.4 NV की वैल्यू आ गई 20 अमोनिया के लिए और W की वैल्यू थी 0.69. ठीक, सिंपल था. तो इसे अगर हम डेसिमल से डेसिमल उड़ा के यहाँ पे एक ज़ीरो ऊपर ज़ीरो लगा दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर करते हैं इसे सॉल्व तो क्या हो जाएगा? 14 5 70 5 टाइम्स जाएगा तो लगभग ये 40% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली. लिख दें, ऐसे चल जाएगा भाई. अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना. ठीक, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 40% आ गया. सिंपल था, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा. ठीक, 0.69 दे दिया था इसलिए थोड़ा लफड़ा था. 0.7 दिया होता तो बहुत ही अच्छा नंबर होता. ठीक, चलो कोई बात नहीं, जो दिया अच्छा दिया, नहीं दिया वो भी अच्छा दिया. अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल तो और भी आसान है. क्या कह रहा है? 0.26 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड ऑन हीटिंग विद फ्यूमिंग HNO3 एंड सिल्वर नाइट्रेट गिव्स 0.31 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का सीधे फॉर्मूला लगाते हैं भाई. परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना था? 80 बाय कितना फॉर्मूला था? 108 प्लस 80 यानी कि 188 इंटू 0.31 डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा? 0.326 इंटू 100. ठीक, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? तो इसे सॉल्व कर दो यार. अब इसे सॉल्व करना भैया, बस और कुछ नहीं करना. इसे सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 50.7% आ जाएगा. बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. बस अब इसे सॉल्विंग करनी. सॉल्विंग में मान लेते कि तुम कर ही दोगे यार, अब गलती तो नहीं करोगे है ना. 50% से तो, क्योंकि ऊपर ये नंबर, हाँ 50% से ऊपर ज़्यादा ही आएगा. ठीक है, सॉल्व कर देना तो 50.7% आ जाएगा. तो इस तरह से हम लोगों ने POC भी कंप्लीट कर ली. POC के सवाल लगा लिए. देखो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. POC की मैं हमेशा से कहते आया हूँ और POC हमने उन्हें कर भी ली. 28 मिनट लगे यार मात्र करने में, है ना. तो अब तसल्ली हो गई दिमाग को. रिवीजन क्लास हम लोग P ब्लॉक से शुरू करेंगे, फिर नाइट्रोजन, फिर P ब्लॉक करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना क्या, P ब्लॉक के बाद हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करेंगे. और P ब्लॉक के PYQs में जो हम लोग करेंगे वो सारे PYQs कर लेंगे. ये देख लेंगे किस तरह के पूछ रहे हैं, तो वो दोबारा उस तरह के पूछ पा रहे हैं या नहीं पूछ पा रहे. तो P ब्लॉक के हम लोग सारे PYQs भी निपटा देंगे. रिवीजन वहीं से शुरू करेंगे जिससे किसी को ये ना लगे कि टेस्ट सीरीज से पहले P ब्लॉक नहीं हुआ था. ठीक है, तो P ब्लॉक हम लोग जल्दी से लेके आएंगे. ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, बाय बाय. बहुत सारी पढ़ाई करनी है और बहुत सारा याद रखना है. ठीक है ना. और ऐप भी डाउनलोड करनी है. टेस्ट सीरीज का परचेज करना चाहो कर लो यार. कम दिन बचे, एक हफ्ता बचा, करना चाहो कर लो. ठीक है, चलो मिलते हैं. लेकिन शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है. अपनों की अंत्योदय स्कीम है. अंत्योदय स्कीम समझते हो कि हम उसे पढ़ाना चाहते हैं जो असम में या झारखंड में या मिजोरम में या फिर
कश्मीर के या फिर कन्याकुमारी के किसी एक छोटे गांव में बैठा है और थोड़ी बहुत हिंदी समझता है तो मेरी बात समझ जाएगा, केमिस्ट्री तो समझ ही जाएगा। तो वहाँ तक पहुँचना हम लोगों को तो, और बिना तुम्हारी ताकत के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो करो शेयर, मतलब आके क्या जाता है इसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, टेक केयर, बाय बाय।